वह जब कुफ्र साबित है वो तमगा मुसलमानी क्या हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगा मुसलमानी मैं टूटे शेख से जुन्नार तस्बीह है सुलेमानी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ से हम लोग बिला तमहीद ताखिर बात करते हैं। हम लोग आज के क्लास को लेकर के बड़ा इम्पोर्टेंट क्लास है जहाँ से हम लोग बात करेंगे इंशाअल्लाह सारी चीज़ों को जो आपके लिए जहन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा वो आपको जहन में रखना होगा। वो सारी चीज़ें मैं पॉइंट आउट कर दिया हूँ, बोर्ड पे लिख दिया हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो स्टोरी की तरह मैं सुना दूंगा, बता दूंगा। तो आज का क्लास हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस क्लास। तो आप इस क्लास को देखना ना भूलें, डेफिनेटली आप इस क्लास को देख लीजिएगा। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछ लेना चाहूँ और आप लोगों से ये फीडबैक ले लेना चाहता हूँ कि क्लास की आवाज़ वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हैं, अब तक की आवाज़ जा रही है, सारी चीज़ें डन है तो बताइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें साउंड वगैरह ठीक ठाक हैं, आवाज़ आप तक पहुंच रही है, शायद की आवाज़ पहुंचती होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को बिला तमहीद व ताखीर जो हमारा क्लास है। इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं आप लोगों को बता दूं कि हमारा मिशन जो है ये किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए ऑलरेडी बनाई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि TRE 4 के लिए बिहार टीचर्स वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ गई है, तो इंशाल्लाह उसके लिए बहुत जल्द क्लास लेकर के आ रहा हूं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि किसी तरह का कोई दुश्वारी ना हो, नोटिफिकेशन आप तक की एकदम टाइमली पहुंच जाए। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट भी करना ज़रूरी है आपके लिए, कमेंट भी करते रहिएगा, ठीक है। आपके टीचर के लिए आपका एक तरह से ये अटेंडेंस होता है कि हमारे क्लास के अंदर कितने लोग शामिल हुए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के जरिए आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए इंशाल्लाह आपके दोस्तों को, अहबाब को, सारे लोगों को इंशाल्लाह इससे बेनिफिट ही होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथियों का मोबाइल लेकर के उनसे भी ऑलरेडी सब्सक्राइब करवा दीजिए। सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी मैं बखूबी निभा रहा हूँ। आपकी जो जिम्मेदारी है उसको आप निभाइए। जब तक कि आप बोलते नहीं टेक्स्ट टू मेक अ क्वारल, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ चाहिए। तो दोनों हाथ चाहिए का मतलब ये कि दोनों हाथ से बजती है। कुछ थोड़ी बहुत मेरी मदद, कुछ आपकी मदद मिल करके प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। जब प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए भी बेनिफिट होंगे और आपके लिए भी कारगर होगा। ये सारी चीजें आपके लिए जो ऑलरेडी आप छोटे बच्चे नहीं बार बार बताई जाए, ये आपके लिए जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी, इसको बखूबी निभाएं। आते हैं देखते हैं हम लोग UGC नेट JRF दिसंबर 2025। आज हम लोग बात करने वाले हैं उर्दू के अहम मसनवी निगार और उनकी मसनवियाँ या फिर बोल सकते हैं मसनवियाँ। उर्दू के अहम मसनवी निगार और उनकी मसनवियाँ जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निज़ाम बैदरी साहब को। इनका पूरा नाम बता दीजिए, जल्दी से जहमत कीजिए बताने का इनका पूरा नाम क्या था। निज़ाम बैदरी का पूरा नाम कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। कल के क्लास में हम लोगों ने बात किया है निज़ाम बैदरी का पूरा नाम क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये इनकी किताब है मसनवी कुदमराव, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको एज ए स्टोरी में सुना भी दूंगा और इसके जो अहम किरदार होंगे ना उनको टू द पॉइंट बता भी दूंगा, जिसको आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। किरदारों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जब हम लोग अफसाना और अफसाना निगारी पढ़ेंगे तो वहां से भी सबसे ज्यादा अगर उलझाता है कोई चीज अगर एग्जाम में, तो याद रखिएगा ये किरदार ही आपको बहुत ज्यादा उलझा देते हैं, बहुत ज्यादा उलझा देते हैं। एक ही नाम के कई जगह किरदार आते हैं। हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे ये अफसाने के बारे में। तो एक एक अफसाने के अंदर 100 200 आपको किरदार नजर आते हैं और वो सारे किरदार ना आपको उलझा देते हैं मुकम्मल तरीके से। आगे आप पढ़ोगे बागो बहार, उसमें भी ऑलरेडी बहुत सारे किरदार हैं। 4 फकीरों का किरदार है, दरवेशों का, और उन दरवेशों में फिर अलग अलग करके बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारे अशआर इस्तेमाल किए गए हैं।
उनको भी ऑलरेडी क्वेश्चन बना करके पूछता है कि ये शेर किस दरवेश के निम्न में आता है, किस दरवेश के निम्न में आता है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो हर तरीके का कोशिश करूंगा कि टू द पॉइंट, जहां से क्वेश्चन बनने का चांसेस अधिक होते हैं, ज्यादा होते हैं, वही पॉइंट ऑलरेडी आपको हम बताऊंगा, ताकि आपके लिए बहुत कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए। तो देखिए हम लोग देखते हैं आज के क्लास में कि अगर बात किया जाए पुदम राव की बात अगर किया जाए आते हैं इनके किरदार के ऊपर, इनके स्टोरी के ऊपर, लेकिन उनसे पहले कुछ हम लोग सीख लेते हैं। ये मसनवी उर्दू जबान की पहली तवाज़ात मसनवी है। देखो तवाज़ात मसनवी का मतलब क्या होता है, इससे पहले मैंने आपको कई बार बताया कि देखो उन किताबों के बारे में, उन तसानीफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक तसनीफ वो होते हैं जो लिखा गया किसी और नाम से और बहुत पहले लिखा गया, उसको बाद में फिर किसी और नाम से किसी और ने शाये किया, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे एक एक करके, अभी नहीं। डेफिनेटली उन सब चीजों के बारे में हम लोग एक क्लास में बात करने वाले हैं डिटेल से। तो तवाज़ात मसनवी की बात अगर हम लोग कर लें तो ये उर्दू जबान की पहली तवाज़ात मसनवी है। कौन? मसनवी पुदम राव। अगर बात करें, आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि उर्दू के मसनवियों में उन मसनवी का नाम बताइए जो तवाज़ात मसनवी है, तो मसनवी पुदम राव का नाम दीजिएगा। और याद रखिएगा ये बहमनी दौर के पहले शायर की तख्लीक करदा है। हमने कल ही बात किया था इस पे कि जो फखरुद्दीन निज़ामी बादरी साहब हैं, ये बहमनी दौर के, किस दौर के? हम लोगों ने कल अदवार भी पढ़े थे ना, बहमनी दौर पढ़े थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने आदिल शाही दौर पढ़े थे, उसके बाद फिर हम लोगों ने कुतुब शाही दौर पढ़े थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप ऑलरेडी जा करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो पड़ा हुआ है। और एक नोटिफिकेशन और दे दूं आप लोगों को कि अगर आप लोग स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सारे लोगों का बाकायदा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाकर के इस चैनल के जरिए आप सारे के सारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और वो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो स्टेट मैंने पढ़ाया है TRE 4, खुसूसन उन बच्चों के लिए, उन साथियों के लिए जो 6 to 8 और 9, 10 और 11, 12 का टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा कार आमद है। और उनके लिए ये भी क्लास बड़ी कार आमद है। अगर आप देख रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, आप देखिए, आपके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म किए जाते हैं, तो आप भी देख सकते हैं। और बाकायदा स्टेट वाला जो मैंने पढ़ा दिया वो जा करके देखना, मिस मत कीजिएगा, जरूर वो देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि हम बता नहीं सकते हैं आपको, आप एक बार जरूर बात कर लीजिएगा और एग्जाम में जाने से कब्ल, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम लोग बात कर ले तो ये बहमनी दौर के पहले शायर हैं। बहमनी दौर के पहले शायर हैं, कौन शायर हैं? फखरुद्दीन निज़ामी बादरी साहब। फखरुद्दीन निज़ामी बादरी साहब ये पहले बहमनी दौर के शायर कहलाते हैं। ये भी पॉइंट याद रखने वाली है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए एक मुहक्किक, एक तहकीक निगार का नाम आता है जमील जालवी साहब। तो जमील जालवी के मुताबिक अगर बात कर लें तो बहमनी दौर के 9वां बादशाह, कितने? बहमनी दौर के 9वां बादशाह अहमद शाह बहमनी के दौर में ये लिखा गया था। किसके दौर में लिखा गया था? ये नाम याद रखिएगा। जमील जालवी के मुताबिक अहमद शाह बहमनी के दौर में ये किताब लिखी गई थी। कौन सी किताब? अभी हम लोग बात कर रहे हैं पुदम राव की, तो लिखी गई थी। लेकिन इनकी बातों को नसीरुद्दीन हाशमी साहब ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि इन्होंने बताया कि देखिए सुल्तान अहमद शाह के दरबारी शायर थे। मतलब ये कहते हैं कि 9वें बादशाह जो थे अहमद शाह बहमनी, इनके दौर में लिखा गया। और नसीरुद्दीन हाशमी साहब का कौल है कि सुल्तान अहमद शाह के दरबारी शायर थे। कौन? फखरुद्दीन निज़ामी बादरी साहब। किसके दौर के थे? तो सुल्तान अहमद शाह के दरबारी शायर थे। दरबारी शायर मतलब होता है कि मतलब कोई शायर होते हैं जिनको बादशाह लोग क्या करते हैं, अपने दरबार से मुंसलिक कर देते हैं कि आपको इसी के बारे में, यहीं के बारे में सारी चीजें लिखनी है, सारी चीजें आपको जो भी आपके पास कला और हुनर है वो सारी चीजें आपको ये दिखानी है। वो इसी वजह से सुल्तान अहमद शाह जो होंगे इनको अपने दरबारी शायर बना लिए होंगे। तो ये दो नाम याद रखिएगा। सुल्तान अहमद शाह के दरबारी शायर थे बकौल नसीरुद्दीन हाशमी साहब। और अगर जमील जालवी की बात कर लें तो ये अहमद शाह बहमनी के दौर में लिखा गया था। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा।
अब देखिए इस मसनवी की तारुफ, इस मसनवी की तारुफ, देखिए तारुफ पहचान, रिकॉग्नाइजेशन, इस मसनवी की तारुफ सबसे पहले अगर किसी ने कराया है तो मुजल्ले मारिफ के अंदर नसीरुद्दीन हाशमी साहब ने कराया था। और याद रखिएगा इन्होंने इसका नाम भी मुंतखब किया था। किसका नाम? नसीरुद्दीन। यहाँ से 2 पॉइंट हम लोगों को मिला। नसीरुद्दीन हाशमी साहब ने सबसे पहले इस किताब के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, तारुफ कराया था, और इस किताब का नाम भी इन्होंने मुंतखब किया था कुदमराव, ये याद रखिएगा। और इन्होंने किसके जरिए तारुफ कराया था? तो याद रखिएगा एक मुजल्ला मारिफ नाम के शाया हुआ करता था उस समय, तो उन्होंने इसमें शाया कराया था। उसके बाद इस मसनवी को जमील जालमी साहब ने तरतीब देकर, देखो याद रखिएगा इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, किस किताब को किसने मुरत्तब किया है, किस सन में किया है। मैं आपको बताऊं तो जैसे बहुत सारी किताबें, जैसे मैंने अभी कुतुब मुश्तरी के बारे में बात किया था कल के क्लास में, इसी तरह और भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे बागो बहार का भी मैंने बात किया, या फिर इसको आप ले लीजिए, कल एक और किताब हम लोग बात कर रहे थे बिकट कहानी के बारे में, और इसी तरह और भी बहुत सारी किताबें होती है। याद रखिएगा एक तो इनकी इशाद जिन्होंने लिखा उन्होंने उनकी इशाद कब की, जैसे मसनवी फूलबंद के बारे में हम लोग बात किए थे कल, गुलशन इश्क के बारे में बात किए थे, अली नामा, इब्राहिम नामा, इन सारी किताबों के बारे में हम लोग तस्करा किए थे। तो एक बात याद रखिएगा, हमारे पास यहाँ पे फंसने का और उलझ जाने का जो प्रॉब्लम आती है ना, वो ये आती है। देखिए 2 चीजें होती हैं, हमको क्वेश्चन में बड़ा गौर से पढ़ना होता है इन चीजों को, और ध्यान दौड़ाना पड़ता है कि पूछ क्या रहा है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर तरतीब से पूछता है कि किस जमाने में कौन सी शाये हुई, तो अब एक चीज याद रखिए, आदिल शाही दौर की अगर हम लोग बात कर लें, आदिल शाही तो कुतुब शाही दौर से पहले का दौर है। अगर इसी तरह हम लोग बात कर लें कुतुब शाही दौर के बाद वाली बात, शिमाली हिंद के अंदर जितने भी तसानीफ वगैरह शाये हुए थे, तो वो बाद का जमाना है। तो अगर आपसे पूछे इब्राहिम नामा, फिर उसके बाद ये क्या कहता है बागो बहार, ऐसे अगर आपसे पूछेगा तो तरतीब के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले का जमाना होगा उसको दिया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पुरानी किताब है, बहुत पुरानी किताब है, आगे चल करके इसमें हम लोग बात करेंगे, बहुत पुरानी किताब है, लेकिन उसको क्या किया गया, इशाअत बाद में दी, बाद में क्या किया, पब्लिश किया गया। और उनमें से किसी ने, जैसे जमील जालवी साहब हो गए, मौलवी अब्दुल हक साहब हो गए, ये लोग ज्यादातर मुरत्तब करदा किताबों के यही लोग हैं, नसीरुद्दीन हाशमी साहब हो गए। अब इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने बाद में इन्होंने किताब को तहकीक किया, बाद में किताबों का रिसर्च किया, और उस पर काम करने के बाद फिर इन्होंने इनको क्या किया, पब्लिश करवाया। फिर इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि फिर वो बाद में, अब इनकी एज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात कर ले मौलवी अब्दुल हक साहब का, बात कर ले हम लोग जमील जालवी साहब का, तो ये लोग जो करेंगे तो इनके अकॉर्डिंग तस्नीफ को 2 तरह से याद रखना होगा। एक तो याद रखेंगे सन्ने इशात, उसके अकॉर्डिंग जिन्होंने इस किताब को शाया किया था, जिन्होंने इस किताब को लिखा था। फिर उसके बाद तरतीब के बाद, मुरत्तब करने के बाद फिर किसने इसको शाया किया, उस पर भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए याद रखिएगा एक किताब की 2 तारीख आ सकते हैं, एक तो पहले वाला, एक दूसरे वाला, तो इसको ध्यान में रख करके क्वेश्चन हल करने का ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। ये बात समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब आगे देखिए, तो जमील जालवी ने इसे तरतीब देकर सबसे पहले एक तवील मुकदमे के साथ सन 1973, कब 1973, आप देखो 1973 की बात हो, अगर हम लोग बात कर ले इसके बारे में, तो देखिए नाम से ही लग रहा है कि बहुत पुरानी किताब। एक एग्जाम्पल से समझिएगा आप लोग। जैसे मैं बोलो इस किताब को अगर ये बात अगर मैं आपको नहीं समझा होता, ये फॉर्म अगर आपको मैं तरकीब नहीं दिया होता, तो आप देखिए डेफिनेटली कुदमराव राम नाम सुन करके लग रहा है कि बहुत पुरानी किताब है। बनिस्बत इसके अगर हम लोग बात कर ले बागो बहार का, तो बागो बहार अगर मान लो ये तरतीब दे दे कि छोटी सी एग्जांपल लो ना, जैसे कुदमराव और बागो बहार, इन दोनों में सबसे पहले किसकी इशाद हुई है, तो डेफिनेटली हमारा दिमाग यही जाएगा कि कहीं ना कहीं नाम से भी हमको लग रहा है ऐसा कि मसनवी कुदमराव बहुत पुरानी किताब है बनिस्बत बागो बहार के, तो हमारा तरतीब यही चलता। लेकिन याद रखिएगा अगर इसकी तरतीब, इसको मुरत्तब करके जब दोबारा शाया किया गया है, तो देखिए डेट कब का दे रहा है, 1973। और हम लोग बागो बहार की बात कर ले, मीरामन दहलवी साहब की किताब बागो बहार की बात कर ले, तो उसमें भी ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 1804
1804 का डेट है। तो 1804 और 1973 की अगर हम लोग बात कर लें तो डेफिनेटली बताइए पहले किसका नंबर आएगा, बागो बहार का या फिर कुदमराव का। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जमील जालवी ने तरतीब देकर इस मसनवी को सबसे पहले एक तवील मुकदमे के साथ सन 1973 में कहां से शाये किया था, तो ये नाम भी प्लेस भी याद रखिएगा, अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान से शाये कराया था। ये भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी जगह, अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान से। और कब कराया था, सन 1973 में कराया था। किसने कराया था, तो ये भी नाम याद रखिएगा, जमील जालवी साहब ने। बहुत बड़े मुहक्किक निगार हैं, आगे चल करके इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगी बात। बहुत सारी किताबों को इन्होंने तरतीब दिया है और मुरतब करके बहुत सारी किताबों को इन्होंने, जैसे इसी तरह नसीरुद्दीन हाशमी साहब हैं, मौलवी अब्दुल हक साहब हैं, तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करना पड़ता हो जाता है। इस मसनवी का नुस्खा उमर याफी के पास था। उमर याफी नाम याद रखिएगा। इसका नुस्खा जो था, इस मसनवी का नुस्खा मतलब इस मसनवी से मुराद क्या है, ये हमारा कुदमराव। तो इस मसनवी का नुस्खा की अगर हम लोग बात कर लें तो उमर याफी के पास था। किसके पास, ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मैंने बोला ना कि डेफिनेटली आप तैयारी कीजिए, सिर्फ डेफिनेटली 90-95 का स्कोर पहुंचाना है, गारंटी मेरा। आप जरा बराबर भी चिंता ना करें, बस बैठ करके सुनिए, याद कराना, लर्न कराना। देखो एक होता है पढ़ाना और एक होता है सारी चीजें इंशाल्लाह मैं यहाँ डिस्कस करके आपको सारी चीजें याद करा दूंगा। आपको अलग से मजीद मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, बस आप रोजाना पौन घंटा 1 घंटा क्लास टाइम निकाल करके आप इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। इंशाल्लाह इतना ज्यादा बोलूंगा, इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट याद कराऊंगा, रटवाऊंगा कि डेफिनेटली आपका यही सारी चीजें बैठ जाएंगी। बात समझ में आई। हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कल के क्लास में, जो ऑलरेडी मैंने बताया था उस पर ऑलरेडी हम लोग रिवीजन करेंगे आज, तो डेफिनेटली कल वाली बात हमें याद हो जाएगी आज। तो इस मसनवी को जमील जालवी साहब ने तरतीब देकर सबसे पहले एक तवील मुकदमे के साथ कब 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 सन 1973 में, आंसर करना है आप लोगों को भी, सन 1973 में कहां से 1973 में कहां से, तो हम लोग बात कर लें अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान से। कहां से शाया कराया था, अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान से। 2-3 जगह का नाम याद रखिएगा रिलेटेड टू इशात की, कहां से इशात हुई थी, तो फोर्ट विलियम कॉलेज, इसी तरह जामिया मिलिया इस्लामिया की बात कर रहे हैं, फिर वहाँ क्या बोलते हैं जो हैदराबाद में है वो कॉलेज, उसके बारे में नाम याद रखिएगा। फिर लाहौर का नाम याद रखिएगा और इसी तरह लखनऊ और बनारस से रिलेटेड जितना मुंशी प्रेमचंद साहब की किताबें आएंगी ना, फिर हम बनारस के बारे में बताएंगे आप लोगों को। तो ये 4-5 जगह है, इसको याद रखिएगा, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हम लोग ये फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में अगर बात करें, वहां से बहुत ज्यादा किताबें शाया होने का रीजन क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने मरकज वहीं बनाया था और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा किसी चीज की दुश्वारी आ रही थी। देखो कोई भी जब शासक आता है और शासन करना चाहता है तो सबसे पहले उसे किस चीज की दुश्वारी होती है, तो सबसे पहले ये होता है कि उनको यहाँ के लोगों को समझना, और समझेंगे कैसे, जब तक कि हमारे गुफ्तगू एक दूसरे से, जब तक कि हमारी बात एक दूसरे से ना होगी तब तक के समझना हमारे लिए बड़ी मुश्किल होता है। तो यही समझने के लिए, इसी चीज को ये करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना हुआ। कब स्थापना हुआ आगे हम लोग पढ़ेंगे। बुनियाद रखी गई और बुनियाद रखने के बाद इसमें याद रखिएगा जितने भी रिलेटेड टू मजाहिब, रिलेटेड टू धर्मो अध्ययन के जितने भी लोग थे उन सारे लोगों को जगह दिया गया। भैया प्रोफेसर बना करके, टीचर बना करके, इसी तरह खादिम बना करके। अब उस समय क्या था कि हम लोगों के यहाँ भाई अंग्रेज लोग आकर के रोजगार दे रहे हैं, तो भैया बहुत बड़ी बात होती थी। तो लोग जाकर के ये होते थे, अब वो जाते थे तो उनके जो अंग्रेज आया करते थे उनको क्या होता था, वहां पे तालीम दी जाती थी। तालीम देने का रीजन ये है कि जबान सीखिए, ताकि आप जाकर के जब लोगों के सामने, जब जाकर के लोगों से अपना कारोबार कीजिएगा तो सबसे पहले जो दुश्वारी आएगी वो यही आएगी। तो याद है फोर्ट विलियम कॉलेज का भी बहुत अहम रोल रहा है किताबों को इशात करने में। क्यों? इसलिए कि वहां से बहुत सारी किताबों को, और पढ़े लिखे भी लोग थे, आपको मालूम होना चाहिए पढ़े लिखे भी लोग थे, तो वहीं से किताबों को बहुत ज्यादा, और इसके
तरतीब करने के लिए, मुरत्तब देने के लिए, इसके इशाअत के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को मुंतखब करके रखा था अपने के यहाँ। उसी में नाम आता है शेख इमाम बख्श साहब आते हैं, बहुत सारे नाम आते हैं। इसी तरह इसमें ये भी आते हैं, क्या बताते हैं, मीर अहमद देहलवी साहब भी आते हैं। तो ये हम लोग चैप्टर नंबर आई थिंक 8 या 9 में कंप्लीट करेंगे। 9 में वहां पे चलेंगे तो हम कंप्लीट करेंगे, सारे कॉलेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वहां पे, तो वहां से क्लियर होगा। तो अगर हम लोग बात कर लें तो इसका नुस्खा कहाँ था, उमर याफी साहब के पास था। किनके पास, उमर याफी, नाम याद रखिएगा। इसमें 1032, देखो मैंने नंबर दे दिए हैं तो इसको समझ लीजिएगा, 1032 अशआर शामिल किए गए थे। कितने, 1032 अशआर शामिल किए गए थे। और याद रखिएगा इसका 33वां नामुकम्मल था। 33वां का मतलब ये मत सोच लीजिएगा 1 2 3 के बाद 33वां, नहीं, 1033वां 1033वां अशार जो था ये नामुकम्मल था। इसमें 1032 अशार जो थे वो मुकम्मल थे और 33वां जो था 1033वां जो था वो हमारा नामुकम्मल था। यहाँ तक के बात समझ में आ गई। हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि मसनवी कुदमराव में कितने अशार थे, तो 1032 अशार थे। ये बात याद रखिएगा, 1032 अशार इसके अंदर शामिल थे। और इसका 1033वां अशार जो था वो क्या था, अगर हम लोग बात कर लें तो नामुकम्मल था। ये भी बात याद रखिएगा। एक और पॉइंट याद रखिएगा, सुन लीजिए सिर्फ, जैसे इन्होंने कहा कि जमील जालवी ने कुदमराव को, जमील जालवी साहब ने, एक जमील जालवी साहब से हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े हैं अभी यहाँ पे। इन्होंने तवील मुकदमे के साथ क्या किया था, अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान से शाया कराया था। और कब कराया था, सन 1973 के अंदर। और एक पॉइंट और जमील जालवी साहब से याद रखिएगा कि कुदमराव का इंतिसाब बाबाए उर्दू के नाम करते हुए फारसी का मशहूर मकूला हक बहकदार रशीद दर्ज किया है। अब ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने इसको शामिल नहीं किया यहाँ पे। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था वो चीज मैंने आपके सामने रखा है, ये बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इस मसनवी की जबान जो थी वो काफी मुश्किल थी और मुश्किल होने का रीजन भी था। मुश्किल होने का रीजन का मतलब देखिए, अगर हम लोग बात करें जमाने का, तो देखिए याद रखिएगा, जैसे हम लोग पढ़े हैं, हिंदी का स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे हम लोग मध्यकाल के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो हमको एक सिंधु सभ्यता मिलता है। और सिंधु सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता मिलता है, जिस सभ्यता के अंदर लिखावट का काम तो हुआ था, लेकिन बाद वाले लोगों ने पढ़ने से क्या हो गए थे, मतलब पढ़ नहीं पाए थे, मतलब उनको उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज, उनकी जबान लोगों को समझ में नहीं आई थी। तो ये भी मसनवी कुदमराव भी काफी पुरानी किताब है। तो जब काफी पुरानी किताब है तो उस जमाने के अकॉर्डिंग उसमें जबान का इस्तेमाल किया गया होगा। उस जमाने के आपको मालूम होना चाहिए कि जब 1947 से कुछ साल कबल या फिर कह दीजिए 100 साल पहले इस पर बहुत ज्यादा काम हुआ, इस पर बहुत ज्यादा वर्क हुआ, दक्कन के अंदर काम हुआ, उसके बाद फिर पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम हुआ, तो फिर जाकर के क्या हुआ, उस पर बहुत ज्यादा जब काम किया गया तो उर्दू का एक तरह से समझ लीजिए कि लोगों के सामने एक खुल करके रिकॉग्नाइजेशन हुआ, एक पहचान बनी। और पहचान बनने का मतलब है कि उस पर बहुत ज्यादा जब वर्क किया गया, जब उस पर बहुत ज्यादा काम किया गया, तो जब उस पर काम किया गया तो फिर उसके बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सहल बनाया गया, आसान बनाया गया। अब देखिए इन्होंने भी, जमील जालवी साहब ने भी इनको क्या किया था, इशारा किया था, तो क्या किया, उसी जबान में, उसी वक्त के जबान में इन्होंने इसको मुरत्तब करके वैसे ये कर दिया। लेकिन इनकी अगर किताब की बात किया जाए या इस जमाने की अगर लोगों की किताब की बात किया जाए तो वो जबान समझने वाली है, हम सारे लोग समझ सकते हैं। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इनकी जो जबान थी ना वो काफी मुश्किल थी। और वो मुश्किल होने का रीजन ये भी था कि उस समय में, उस वक्त में गुजरी उर्दू का अक्स पाया जाता था। तब गुजरी उर्दू का अक्स पाया जाता था। जैसे हम लोग बात कर लें, हर जमाने में, हर बादशाहों का जमाना अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग रायजुल सिक्का को ये किया था, राइज किया था, और अपने जमाने के अकॉर्डिंग उन्होंने वर्क किया और उस पर काम किया। उन्होंने आगे जैसे हम लोग शेर शाह सूरी साहब की बात कर लें, बिहार से बिलोंग करते हैं, इनके बारे में बात कर लें, तो इन्होंने भी सिक्के अपने अकॉर्डिंग, तो जिनका जो जमाना था, जैसे इन्होंने ये किया था, तो इन्होंने क्या किया, रुपया को ये किया था,
इसी तरह अशरफी को इन्होंने ये किया था, और इसी तरह एक और किया था रुपया और क्या बता उसको जो हम लोग बोलते हैं रुपया, और इसी तरह उन्होंने दाम, तो जो दाम था ना, दाम रुपया और ये क्या बता अशरफी, तो दाम जो था वो तांबे का सिक्के को मतलब उन लोगों के लिए जो गरीब तबके के, जो एकदम पिछड़े दर्जे का, जो एकदम ही गरीब तबके के लिए, तो उनके लिए इन्होंने दाम को ये किया था, राइज किया था। और उसी के बाद एक और आता है दाम के बाद रुपया, तो रुपया को इन्होंने क्या किया था, चांदी के शक्ल में, चांदी वाली शक्ल में इन्होंने ये किया था, चलाया था। और उससे जो अच्छे लोग थे और ज्यादा मालदार लोग थे, ठीक ठाक लोग थे, तो उनके लिए क्या किया था, अशरफी को इजाद किया था। अशरफी जो था वो सोने का सिक्का हुआ करता था। तो उस जमाने की अगर हम बात कर ले तो अपने अपने जमाने के अकॉर्डिंग क्या हुआ, रद्दो बदल होता रहा। अगर हम लोग गुप्त ये क्या बताएं गुप्त काल की बात कर लें, गुप्त मौर्य की बात कर लें, तो उस जमाने में भी अलग अलग पैसों का, अब जैसे अगर हम लोग बात कर लें इनका क्या बोलते हैं, अगर बात कर लो मुगल शासकों का, अगर इनकी हम लोग बात कर लें तो उस जमाने में पैसे अलग अलग तरीके के राज से, कहीं चमड़े का सिक्का चलाया गया था, तो कहीं क्या बात है सोने का चलाया गया था, कहीं चांदी का चलाया गया था, तो अपने अपने अकॉर्डिंग। तो उसी तरह ठीक उसी तरह इस जमाने में भी जो उस वक्त का उर्दू था ना, उसी उर्दू में लिखा गया था। तो बाद वाले लोगों के लिए डेफिनेटली जब उस पर काम हुआ, जब उस पर वर्क हुआ, जब काम करने के बाद उस पर ये हुआ, तो डेफिनेटली क्या हुआ, और वो हम लोगों के लिए मुश्किल होने लगा। मुश्किल होने का रीजन, तो उसको बहुत सारे मुफक्किरीन ने, बहुत सारे मुहक्किकीन ने उस पर काम करके हद्दल इम्कान उसको क्या किया, उसको बदला। अगर इन्हीं की बात करें, कुदमराव की बात करें, तो इनके बहुत सारे नुस्खे ऐसे थे जो उस समय गायब थे, नहीं मिले थे, बहुत पुराने होने की वजह से नहीं मिले थे। तो यही रीजन था। तो बहुत पुराना, काफी मुश्किल और इसमें गुजरी उर्दू का अक्स पाया जाता था। अगर हम लोग बात कर लें, याद रहे इसकी तमाम उन्वानात फारसी में हैं। तो उस समय फारसी का चलन था, फारसी में थे, तो फारसी में उन्वान थे। इसमें मकामी अल्फाज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। मकामी अल्फाज का मतलब क्षेत्रीय जो अल्फाज थे उस समय का, उसमें ज्यादा ऐड किया गया था, तो ज्यादा शमूलियत दी गई थी। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इलाकाई भाषा को तरजीह दी गई थी। इस दौर की सबसे पहली तस्नीफ जो अब तक का दरियाफ्त शुदा था वो कुदमराव और पुदमराव का था। ये भी बात याद रखिएगा। अब इसके सारे उन्वानात किस भाषा में थे, किस जबान में थे, तो ये भी याद रखिएगा। किस में थे, फारसी में। अब हम लोग चलो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी स्टोरी पे डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो किरदार है उसको ध्यान में रखना हम लोगों को, वही ध्यान में रखिएगा। इनके किरदार से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हुआ। यहाँ से 4-5 पॉइंट हमारा क्वेश्चन बनता ही बनता है। 1973 वाला याद रखिएगा, नसीरुद्दीन हाशमी वाला याद रखिएगा, और ये जो ये थे निजामी बैदरी साहब थे, ये अहमद शाह बहमनी के दौर में, ये याद रखिएगा कौल इनका था, जमील जालवी साहब का। और उसी तरह नसीरुद्दीन हाशमी साहब ने भी एक कौल इनके बारे में बताया था। तो ये सारे पॉइंटेड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर लिख लीजिएगा। एकदम पॉइंटेड बात है, ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। हम लोग देखते हैं मसनवी कुदमराव, थोड़ी सी स्टोरी इसकी समझते हैं, फिर उसके बाद इनके किरदार पर हम लोग बात करेंगे। प्लीज गिव मी 1 मिनट। अगर हम लोग बात कर लें मसनवी कुदमराव, अगर स्टोरी एज अ किस्सा है, इसको हम लोग समझना चाहें तो एक बात याद रखिएगा, जो बात पे मैं जोर दूंगा ना वो समझ लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात कर लें इस कुदमराव की बात कर लें तो याद रखिएगा इनके किरदारों पर मुश्तमिल ही इस किताब का नाम रख दिया गया। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी मसनवी है जिनके किरदारों को मद्देनजर रखते हुए उस मसनवी का नाम रख दिया गया, तो याद रखिएगा वो मसनवी कुदमराव है। तो एक बात याद यहाँ पे ये रखिएगा, कुदमराव जो था ये हीरानगर का एक नामी ग्रामी बादशाह था। कौन था? एक नामी ग्रामी बादशाह था। अब यहाँ से सुनना है, सिर्फ आप लोगों को सिर्फ सुनना है, और जो पॉइंट होगा हम बताएंगे लास्ट में लिखने के लिए। तो कुदमराव हीरानगर का बादशाह था और उसी का वजीर था कुदमराव। कौन था? कुदमराव। तो एक मर्तबा ऐसा होता है, कुदमराव जो था, पुदमराव जो था ये जो
एक तरह का नाग है। अच्छा एक बात और बता दूं आप लोगों को, जितने भी मसनविया वगैरह हम लोग पढ़ेंगे ना, ये सारे के सारे जो कहानियां होंगी नहीं हमारी इमेजिनेशन से होंगी। इमेजिनेशन का मतलब होता है रियलिटी इसकी कुछ नहीं होती, फैक्चुअल चीजें नहीं होती है, बल्कि एक स्टोरी होता है, एक कहानी होता है जिसको ऑलरेडी सिर्फ समझना है आपको। इसको जिंदगी में ऐसे नहीं कि हमको अमल करना है या लागू करना है कि इसको बड़ा हमको बकाहट लग रहा सुनने में, ऐसा होता है वैसा होता है, ये सब कुछ नहीं है। बस स्टोरी को स्टोरी की तरह सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वजीर पुदम राव जो था एक वजीर था और जो एक नाग था, और पुदम राव की इनायत से इसके सर पर पुदम भी मौजूद थे। पुदम का मतलब क्या होता है? तो पुदम का मतलब समझिएगा, ध्यान में ये रखिएगा कि मतलब एक तरह से जो बादशाह लोग मुकुट नहीं पहनते हैं या फिर बादशाह लोग जो अपना ये रखते हैं, उससे मैं उसी को वो बता रहा हूँ। तो एक दिन की बात है कि पुदम राव देखता है, जरा गौर से सुनिएगा इस बात को, देखता है कि एक आला जात की नागनी एक अदना से सांप के साथ क्या करता है, सांप के साथ वो देखता है कि सांप के साथ वो जो कुड़ियाल से जोट यानी मेल खा रहा है। ये इस चीज को कौन देखता है? पुदम राव देखता है। जो राजा था वो देखता है कि एक आला सा सांप जो नागना होती है या फिर कह सकते हैं जो फीमेल होती है, वो उसको देखता है कि वो एक अदना सा एक मामूली सा सांप के साथ क्या कर रहा, मीटिंग हो रहा, उन दोनों का मीटिंग हो रहा। तो इस चीज को देखने के बाद बादशाह को होता है उसके दिल में एकदम तपाक पैदा हो जाता है, एकदम गुस्सा हो जाता है, एकदम अंदर से क्रोधनेस आ जाती है उसके अंदर, एंगर मोड में, और वो उठाता है वो तलवार, और तलवार उठाने के बाद क्या करता है, वो जाता है और सांप पर हमला कर देता है। और जब हमला करता है तो याद रखिएगा इसके वजह से जो फीमेल सांप होती है, जो नागनी होती है ना, उसकी दुम कट जाती है और वो जान बचाते हुए पास के झाड़ी के अंदर चली जाती है। अब इस चीज का इफेक्ट बादशाह के ऊपर, राजा के ऊपर इतना ज्यादा पड़ता है कि उसको क्या कर लेता है, उसको रिलेट कर लेता है अपने रियल लाइफ से रिलेट कर लेने के बाद अब उसको ऐसा होने लगता है कि जितनी भी दुनिया में फीमेल होती हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं ना अविश्वसनीय होते हैं, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, इनके ऊपर विश्वास करना नहीं हो सकता है। तो बेचारा ऐसा करता है कि वहां से काफी उदास होकर के, गमगीन होकर के, मगमून होकर के वो जाता है अपने जाकर के घर में बैठ जाता है। तो वो रानी जो होती है, वो रानी देखती है कि बादशाह की ये कंडीशन ऐसा है, बादशाह ऐसे क्यों किया हुआ, तो जल्दी से आती है और आने के बाद बात करती है। तो बहुत इसरार करने के बाद राजा सारा का सारा माजरा बताता है। डू नॉट टॉक, बात नहीं करेंगे, सिर्फ काम कीजिए, मारा 10 मिनट में। तो वो बादशाह जो होता है इसरार करने के बाद, रानी का बहुत ज्यादा इसरार करने के बाद फिर लास्ट में वो बताता है। और जब वो बताता है तो फिर उसको तसल्ली देते हैं, रानी तसल्ली देती है, कहती है कि चलिए ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा नहीं होता है, सारे लोग वैसे नहीं होते हैं, सारे लोगों का थॉट नजरिया वैसा नहीं होता। लेकिन बादशाह के ऊपर कुछ भी असर नहीं कर रहा था, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आखिर में ये ऐसा करता है कि ये सारी चीजों को छोड़ छाड़ देता है, सारी चीजों को छोड़ छाड़ करके और वो निकल जाता है जंगल के इलाके में। रानी पुदम राव बहुत ज्यादा समझाती है लेकिन उनकी बातों का असर उनके ऊपर नहीं होता है और वो दुनिया से बेदार हो जाता है। मतलब वो दुनिया की हर चीजों को छोड़ छाड़ करके और वो निकलता है आगे और जोगियों और सनातनियों का सोहबत इख्तियार करने का फैसला करता है। मतलब अब दुनियादारी छोड़ दो, राजा तख्त ये वो दुनियादारी छोड़ दीजिए भैया, अब जा करके ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, हम सनातनियों में रहेंगे और उन्हीं के तरफ भेष पूरा बदल करके फकीरी सोहबत इख्तियार कर लेंगे, उन्हीं तरह से हम लोग रहने लगेंगे। अब ऐसा करने की वजह से तो उन्होंने अपने दरबारियों को ऑर्डर दिया कि जाओ और जाकर के किसी एक काबिल जोगी को ढूंढ कर लाओ। किसको लेकर आओ? एक काबिल जोगी को ढूंढ कर लाओ। लोग जाते हैं, जाने के बाद लेकर के आते हैं, तो उसका नाम होता है अखरनाथ। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, मैंने 3 पॉइंट बताया अभी तक, एक बताया कोदम, दूसरा बताया पुदम और तीसरा बता रहे अखरनाथ। ये अखरनाथ एक बहुत ही मशहूर जोगी था। इसके पास लोग लेकर के आते हैं और आने के बाद अखरनाथ के सामने वो क्या करता है कि उसके सामने वो अपना कमाल दिखाता है। और कमाल क्या दिखाता है? कमाल ये दिखाता है कि लोहे को सोने में तब्दील कर देता है, बदल देता है, लोहे को वो सोने में मुंतकिल कर देता है। तो बड़ा बादशाह खुश होता है इन सारी चीजों को देखने के बाद।
और उसको इनाम किराम से भी नवाजता है। ये सारे फन सिखाने की फरमाइश करता है। बादशाह भी कहता है कि भैया ये कला मुझे भी सिखा दो, ये सारी चीजें मुझे भी दे दो। तो जोगी अखरनाथ कुदमराव को धनोहर वेद और अमर वेद सिखाता है। ये बात याद रखिएगा, धनोहर वेद और अमर वेद कौन सिखाता है? जोगी अखरनाथ सिखाता है। किसको? कुदमराव को। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, धनोहर वेद और अमर वेद सिखाता है। राजा से एक तोता लाने को हुक्म देता है। अब याद रखिएगा, ये भी पूछेगा आपसे कि किस मसनवी के अंदर तोते का किरदार है, किस मसनवी के अंदर तोते का किरदार है। तो याद रखिएगा, तोते का किरदार मसनवी कुदमराव के अंदर है। याद रखिएगा, राजा महल से रानी के पाले हुए तोते को फल खिलाते हुए जोगी के पास लाते हैं। जोगी अखरनाथ अपनी रूह को कुदमराव के जिस्म में और कुदमराव की रूह को तोते के जिस्म में मुंतकिल कर देते हैं और खुद जोगी अखरनाथ राजा बनकर हुकूमत करने लगते हैं। अब क्या होता है कि चीटिंग कर लेते हैं। जब इसके पास पावर होता है तो उसने क्या किया कि तोता को मंगवाया, और तोता को मंगवाने के बाद क्या करता है, जो उसकी अपने जो उसके खुद का आत्मा होता है, जो खुद उसका जो रूह होता है ना, वो अपने रूह को मुंतकिल कर देता है राजे के दिल में, और राजे का दिल का जो रूह होता है उसको मुंतकिल कर देता है किसमें? तोते में, और खुद राजा बन बैठता है और सारा का सारा उसकी जिम्मेदारी खुद निकाल लेता है, खुद ले लेता है अपने ऊपर। अब ये सारी चीजें लेने के बाद वो क्या करता है, कुदमराव के पास आता है और उससे कहता है कि वो राजा कुदमराव है। लेकिन कुदमराव उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि नहीं, लगता है कि छल कपट करके ये गलत काम करके हमारे साथ, ऐसा हमारे राजा के साथ इसने धोखाधड़ी किया है, और वो मानने से इनकार कर देते हैं। तब वो इससे सारी राजू नियाज की बातें वो महल में कुदमराव के पास आता है और उससे कहता है कि वो राजा कुदमराव है। लेकिन कुदमराव को इसकी बात यकीन नहीं आती। तब तक वो सारे नाजो नियाज की बातें बताता है जो सिर्फ कुदमराव और कुदमराव को ही मालूम होती है। ये सुनकर कुदमराव अपना फन कुदमराव के कदमों में डाल देता है और दोनों आपस में राजो नियाज की बातें करते हैं। एक रात जब अखरनाथ गहरी नींद सो रहा होता है तो कुदमराव चुपके से उसके अंगूठे में डस लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कुदमराव अमर वेद के मदद से अपने जिस्म में अपनी रूह मुंतकिल कर लेता है और अपने असली रूप में आकर हुकूमत संभाल लेता है। इस खुशी में 6 महीने तक जश्न मनाने का सिलसिला जारी रहता है। बात यहाँ तक समझ में आई? आप ये याद रखिएगा कि जब कुदमराव फिर से अपनी जिम्मेदारी को संभालता है, फिर वो किसी तरह से अखरनाथ को मारता है, शिकस्त देता है, और शिकस्त देने के बाद उसके जिस्म में जब वो अपने रूह को मुंतकिल कर लेता है, तो मुंतकिल कर लेने के बाद क्या करता है, वो फिर से राजा बन जाता है। और जब वो राजा बनता है तो राजा बनने के बाद ये पॉइंट याद रखना है कि उसके दरबार में, वो अपने दरबार में 6 मंथ तक, मतलब 6 महीना तक इसका जश्न कराता है, जश्न मनाते हैं। और जश्न मनाने के बाद इसी तरह ये हमारा यहाँ आकर के एंड होता है। इसमें जो हमारा किरदार है, वो किरदार को ध्यान में हम लोगों को रखना है। कुदमराव कहाँ का राजा था? कहाँ का राजा था कुदमराव? जल्दी से ये पॉइंट बताइए, कुदमराव कहाँ का राजा था? तो मैंने अभी आपको बताया हीरा नगर का। उसी का ये क्या बोलते हैं उसको, कुदमराव उसी का वजीर था, और वो दुनिया की सारी चीजों को छोड़ छाड़ करके जंगल और सनातनियों का भेष इख्तियार कर लिया था और ऑर्डर किया था कि एक जोगी को बुलाओ मशहूर, तो जो आया था अखरनाथ। ये भी कुदमराव। अब देख लेते हैं हम लोग किरदार को। कुदमराव हीरा नगर का राजा है, जो एक आला जात के नागरिक को एक अदना से सांप से, याद रखिएगा आला और अदना सांप जो है ना, ये भी आपका किरदार में है, ये भी पॉइंट बन सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो उसके सांप को मार देते हैं, ये बात हमने भी ऊपर में बताया। कुदमराव का वजीर है, जिसके सर पर क्या है, कुदम है। और अखरनाथ एक जोगी है जो राजा कुदमराव को अमरवेद और धनुहर वेद सिखाता है, और धनुहर वेद नकली राजा यानी अखरनाथ का वजीर है, जिसे अखरनाथ राजा बनने के बाद इनाम देता है। तो यहाँ तक की पॉइंटेड बात आप लोगों को समझ में आया। किरदार हमारा इसमें 4 हैं। एक यही है हमारा कि हीरा नगर का राजा कौन होता है, कुदमराव, और कुदमराव का ही वजीर होता है हमारा कुदमराव। और कुदमराव लेकर के आता है एक जोगी को, जिसका नाम होता है अखरनाथ। और अखरनाथ राजा को क्या सिखाता है, अमरवेद और धनुहर वेद। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, धनुहर वेद और अमरवेद 2 तरह का कला कह लीजिए, जादू कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो कला सिखाता है।
आप सिखाने के बाद क्या करता है उसी पर वो अटैक कर देता है। तो ये 4-5 किरदार हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। और ये सारी चीजें, अब ये स्टोरी अगर आपका दिमाग में ऐसी मोटा मोटी बैठा रहेगा तो इंशाल्लाह किरदार भी आपको याद रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है, आप स्टोरी को ही दिमाग में बैठा करके रखिए कुदम राव का, डेफिनेटली यहाँ से 4-5 किरदार आपको याद रहेंगे और सारी चीजें ध्यान में बैठ जाएगी। तो आई थिंक आपको आज का क्लास काफी अच्छा लगा होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से क्लास आपको बड़ा शॉर्ट में बड़ा पॉइंटेड बात आप लोगों ने सीख लिया होगा आज के क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा है तो मुझे फीडबैक दे करके जरूर बताइएगा कि क्लास आपका कैसा लगा। डेफिनेटली आज हमारा मसनवी कुदम राव निजामी बैदरी साहब की किताब, इसको आज हम लोगों ने मुकम्मल किया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, फीडबैक देने की जहमत जरूर करेंगे प्लीज, ताकि उससे हमारे अंदर भी एक मोटिवेट होने का, एक मोटिवेशन का वे होता है, जहाँ से ऑलरेडी हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। एक टीचर के लिए हाँ वो नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक रूह अफ़ज़ा की तरह काम करता है। तो डेफिनेटली आप जरूर फीडबैक देने का जहमत कीजिएगा। और अगर आप में से कोई साथी जो अब तक की वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर के वीडियोस देख लेंगे। कैसा लगा आज का क्लास, इसका फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। कल इंशाल्लाह इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।